हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जैसे कि अप्लाइड मैकेनिक्स का कंप्लीट सीरीज चल रहा है, उसमें खुशी की बात यह है कि एक यूनिट, जो फर्स्ट यूनिट था, कंप्लीटली कंप्लीटेड हो चुका है। ठीक, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से कंप्लीट किए हैं, जो कि एग्जाम में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है। ठीक, तो फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है, अगर सिलेबस में देखेंगे तो मेरे बच्चों, फ्रिक्शन यूनिट थर्ड में दिया है, चैप्टर थर्ड में फ्रिक्शन दिया है। ठीक, तो फ्रिक्शन में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक डेफिनेशन है, जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और उससे जो भी न्यूमेरिकल्स बनता है, वो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग फ्रिक्शन टॉपिक भी, जैसे फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को एकदम कंप्लीटली उसको क्लियर किए हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। एक एक न्यूमेरिकल को, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है, सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग अच्छे से देखे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन यूनिट में भी हम लोग सारे एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, और जो भी, जिस भी कॉन्सेप्ट से जो भी न्यूमेरिकल्स बनता है, उस न्यूमेरिकल्स के लिए जो भी फॉर्मूला रिक्वायरमेंट रहता है, सारे फॉर्मूला को हम लोग अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अप्लाइड मैकेनिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया रहूँगा। टेलीग्राम में आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, एंड फेसबुक में भी मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तो वीडियो देखते जा रहे हैं, व्यू आ रहा है, बट लाइक शेयर कुछ नहीं हो रहा है, ना ही सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो अभी तुरंत। उसके बाद अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड को भी इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो तुरंत अभी लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक, अगर लाइक हो चुका है, सब्सक्राइब कर लिए हो, अपने फ्रेंड को शेयर कर लियो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर का डिस्कशन करते हैं। तो यूनिट का नाम है क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण बोला जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन जितने एग्जाम में पूछा जाए तो उतने डिस्कशन करेंगे। देखो बच्चों, एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना और यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करना बहुत बहुत ह्यूज डिफरेंस है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आपको बस नॉलेज चाहिए होता है, कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बट यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ, आपको उसमें लिखने भी आना चाहिए। यानी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ लेक्चर, इसमें थ्योरी ज़्यादा है। मतलब आपको रिटर्न में ज़्यादा चीज़ मिलेगा, चाहे डेरिवेशन हो, चाहे कोई थ्योरी कॉन्सेप्ट हो, आपको रिटर्न में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको पेपर को रिटर्न में लिखना पड़ता है, और जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव, बस आपको उसमें ऑब्जेक्टिव गोला मारना होता है। इसलिए यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए थोड़ा थ्योरी पोर्शन ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ को, ताकि आप एग्जाम में वो चीज़ लिख सको। ठीक है, बट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के लिए फर्स्ट पॉइंट है, फ्रिक्शन के लिए फर्स्ट पॉइंट है, दो बॉडी कांटेक्ट में होना चाहिए। सबसे पहले क्या है? टू बॉडी
इन कांटेक्ट, यानी कि दो बॉडी का सरफेस कांटेक्ट होना चाहिए। सरफेस कांटेक्ट होना चाहिए। सेकेंड चीज, दोनों बॉडी के बीच एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। कौन सा मोशन? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन टू ईच अदर, यानी कि दोनों के बीच एक सापेक्ष गति होना चाहिए। ठीक। अब देखिए, जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में रहता है, जब भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में रहता है, उनके बीच एक रिलेटिव मोशन रहता है, एक सापेक्ष गति रहता है, तो उस जो बॉडी का सरफेस होता है, ठीक है, जो सरफेस का नेचर होता है, नेचर थोड़ा रफनेस होता है। ठीक है, माइक्रोन रफनेस, तो आपको आंखों से पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलो रफनेस के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तो जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट होकर रिलेटिव मोशन करता है, तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाता है। फिर से सुनो, जब भी टू बॉडी इन कांटेक्ट, यानी कि दो बॉडी जब सरफेस कांटेक्ट में होता है और वो एक दूसरे के सापेक्ष गति में रहता है, यानी कि एक दूसरे के सापेक्ष रिलेटिव मोशन में होता है, तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाता है। रेजिस्टेंस फोर्स मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपोज करता है, उसको अपोजिट साइड में खींचता है। ठीक है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपोजिट, दूसरे, जैसे एक बॉडी इधर जा रहा है तो नीचे वाला बॉडी उसको इधर खींचेगा। ठीक है, तो उसमें एक रिएक्शन फोर्स लगता है, यानी कि अपोजिंग फोर्स लगता है। इसी अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहा गया है। इसी अपोजिंग फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहा गया है। ठीक है, जब रिलेटिव मोशन होता है तो क्या होता है इसमें? ठीक है, वन बॉडी रेजिस्टेंस और अपोज टू another body. This opposing force known as फ्रिक्शनल। सारा चीज रिटर्न में मिल जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है? जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में रहता है, जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में रहता है, तो एक बॉडी दूसरे के बॉडी के सापेक्ष गति रहता है, रिलेटिव मोशन में रहता है, तो एक बॉडी दूसरे के ऑपोजिट साइड में एक फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, यानी कि उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, बेटा तू थोड़ा मत जा, थोड़ा सा रुक जा मेरे लिए, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो उसी रोकने की कोशिश करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स रहता है। और फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, और बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर लगाता है। ठीक है, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। ओके, तो देखिए रिटर्न में लिखा हुआ है सारा चीज। फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हेन टू सरफेस इन कांटेक्ट, जब दो सरफेस कांटेक्ट में होता है, वन सरफेस इज स्लाइड और टेंस टू स्लाइड ओवर अनदर सरफेस, मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है, यानी कि मोशन करता है या मोशन करने की कोशिश करता है। रेजिस्टेंस ऑफर टू द मोशन और अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेस, तो एक रेजिस्टेंस या अपोजिंग फोर्स उसके रिलेटिव मोशन के ऊपर अराइज होता है। स्लाइड अगेंस्ट दिस अदर, जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करे उसके अगेंस्ट में, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड उसके अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस फोर्स, अपोजिंग फोर्स अप्लाई होता है। दिस अपोजिंग फोर्स which is acts parallel to the surface in contact, ऐसा समझेंगे, जो अपोजिंग फोर्स होता है उस सरफेस के पैरेलल में रहता है, एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये बॉडी के मोशन जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन के अपोजिट साइड में ये फोर्स लगता है। द मोशन ऑफ ब्लॉक इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इसको समझते चलिए। देखिए, सपोज मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है,
सपोज मान लीजिए एक सरफेस है, ठीक है, एक मिनट। सपोज मान लीजिए एक सरफेस है, ओके। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। मान लो इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। मान लीजिए सपोज इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन से एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, ठीक है। दिस इज द अप्लाइंग फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मान लो एफ, और इस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन भी हो रहा है, ठीक है, मोशन डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि ये एक सरफेस हो गया, ऊपर में सरफेस एक बॉडी हो गया, ये हो गया अनदर बॉडी, ठीक है। और इसके बीच में जो कांटेक्ट एरिया दिख रहे हैं, ये सरफेस हो गया, ये कांटेक्ट एरिया दिख रहा है, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कांटेक्ट एरिया में लगता है, यानी कि जब बॉडी को इधर से मैं पुल किया जा रहा हूँ, पुल किया जा रहा हूँ, नीचे वाला बॉडी मान लो रेस्ट है, ये बॉडी क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। नीचे वाला बॉडी मान लो रेस्ट है, फिक्स है, रेस्ट है, ठीक है। तो बॉडी जो नीचे वाला बॉडी है और ऊपर वाला बॉडी नीचे वाला बॉडी फिक्स है, ऊपर वाला मोशन में, यानी कि एक दूसरे को रिलेटिव मोशन आ रहा है, ठीक है। जब ये बॉडी आगे की ओर बढ़ रहा है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो नीचे वाला जो फिक्स बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर जहाँ पे कांटेक्ट एरिया में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, यानी कि एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा, ठीक है। और एक कांटेक्ट एरिया में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगाया, एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाया, ठीक है। इस रेजिस्टेंस फोर्स को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। इसी को क्या बोला जाएगा, इसी को बोला जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। उसको डिनोट करेंगे एफ आर से, ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। समझ में आया। यानी कि जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होता है और ये एक दूसरे के सापेक्ष रिलेटिव मोशन में आते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष रिलेटिव मोशन में आते हैं, जब एक दूसरे के सापेक्ष रिलेटिव मोशन में आते हैं, तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा। उसी अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स नाम दिया गया है, उसी अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स नाम दिया गया है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स नाम दे दिए गए हैं। चूंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये फोर्स है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा न्यूटन। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, उसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। चूंकि दोनों फोर्स है इसलिए दोनों फोर्स न्यूटन है, ठीक है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स कैसे काम करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अप्लाइड फोर्स आर एक्ट opposite direction to each other, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो बढ़िया, एकदम इजीली समझ में आ गया। फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट होता है और ये दो बॉडी एक दूसरे के सापेक्ष अगर रिलेटिव मोशन में रहते हैं, तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर एक रेजिस्टेंस फोर्स, अपोजिंग फोर्स लगाता है, तो उसी अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद
टॉपिक आता है कि इस फ्रिक्शन से अपने को क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या नुकसान होता है, यानी कि इसका फ़ायदा और इसका नुकसान, ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होता है। जैसे एडवांटेजेस में देखेंगे, सबसे पहला एडवांटेजेस में आ जाएगा कि हम लोग जब चलते हैं, पहला एडवांटेजेस में क्या आ जाएगा, देखिए पहला, इनेबल्स मूवमेंट। इनेबल्स मूवमेंट यानी कि गति को सक्षम बनाता है, गति को सक्षम बनाता है, ठीक। जैसे आप जमीन में चल रहे हो, ठीक, अर्थ सरफेस में चल रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण आप उसमें मूवमेंट कर पा रहे हो, आप चल पा रहे हो, ठीक है, यानी कि मूवमेंट को इनेबल कर रहा है, आप चल पा रहे हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जो अर्थ सरफेस है और आपका फुट है उसके बीच में क्या स्लिप आ जाता, और स्लिप आ जाता तो आप चल नहीं सकते। इसलिए पहला पॉइंट होगा गति को सक्षम बनाता है, एनेबल्स मूवमेंट। सेकेंड पॉइंट है अलाउस ग्रिपिंग। फ्रिक्शन के कारण आप कोई चीज़ को, कोई वस्तु को हाथ से पकड़ सकते हैं फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप वो वस्तु को पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे मान लो कोई, आप रॉड ऐसे पकड़, रॉड को ऐसे उठा रहे हो पकड़ के, ठीक है, तो इजीली उठ जाएगा। अगर उस रॉड में आप रॉड के ऊपर ऑयलिंग कर दिए, ठीक है, तो उस रॉड में क्या स्लिप आ जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, तो आप उठा नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, जैसे जिम में जाते हैं, तो जिम में जाओगे तो रॉड देखोगे, रॉड के ऊपर एक डायमंड शेप का नर्लिंग क्यों रहता है, ठीक है, रॉड के ऊपर डायमंड शेप का नर्लिंग क्या रहता है। जैसे आप कभी भी जिम में जाओगे तो आप देखना, ऐसे रॉड के ऊपर ऐसे डायमंड शेप का नर्लिंग क्या रहेगा। ऐसा आपको नर्लिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या, ग्रिप के लिए, अच्छे से ग्रिप करने के लिए, कोई चीज को होल्ड करने के लिए, होल्ड करने के लिए उसके ऊपर ऐसे नर्लिंग क्या रहता है, डायमंड शेप बना रहता है, जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए। फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो आप कोई वस्तु को इजीली आप पकड़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसलिए पकड़ने में मदद करता है, ठीक है, पकड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसेंशियल फॉर व्हीकल्स। व्हीकल्स में, व्हीकल्स का टायर देखो, ठीक है, टायर्स में नीचे ट्रेड बना रहता है, ठीक है, ट्रेड मतलब ग्रिप टाइप बना रहता है, ठीक है, कटिंग शेप रहता है कुछ, ठीक है, वो कटिंग शेप इसलिए रहता है तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। जो अपना रोड होता है, रोड सरफेस रहता है, और जो टायर रहता है व्हीकल का टायर, उसके बीच में, ताकि अच्छे से पकड़ मजबूत हो, ठीक है, स्लिप ना आए। अगर स्लिप आ जाएगा तो क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, तो गाड़ी अच्छे से चल नहीं सकता। अब जैसे आप खाली पैर चलते हो, केले के छिलके ऊपर आपका पैर आ जाता है तो आप गिर जाते हो। क्यों गिर जाते हो, क्योंकि केले के छिलके का फ्रिक्शन बहुत कम होता है, ठीक है, जिस कारण आपका अर्थ सरफेस में स्लिप आ जाता है। नेक्स्ट, हीट जनरेशन, ठीक है। जैसे हीट जनरेशन भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हीट जनरेशन, गर्मी उत्पन्न करना। ठंड के मौसम में देखो, ठंड के मौसम में आप क्या करते हो, हाथ को ऐसे रगड़ते हो, दोनों हाथ को, जब दोनों हाथ को रगड़ते हो इसके बीच में ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है। जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसी कारण दोनों हाथ के, आपका हाथ का सरफेस है, जो हैंड सरफेस रहता है, उसमें आपका हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने से फेस में लगाते हो, कहीं पे लगाते हो, तो आपको गर्मी का महसूस होता है, ठीक है, एकदम मज़ा आ जाता है उस टाइम में, ठीक है। यानी कि हीट जनरेशन का एक कॉजेस होता है फ्रिक्शन, ठीक है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुमंडलीय सुरक्षा। जैसे एस्ट्रॉइड आता रहता है, आप यूट्यूब में देखे हो या मूवी में कहीं पे देखे हो, ठीक है, उल्का पिंड धरती पे आते रहता है। एस्ट्रॉइड जब धरती पे गिरता रहता है, जब धरती के वायुमंडल में, जब एटमॉस्फेयर में वो इंटर करता है, तो एटमॉस्फेयर में बहुत अमाउंट, अलग अलग ईयर रहता है, ठीक है, ईयर का कंपाउंड है, अलग अलग ईयर का कंपाउंड है। ईयर और उस जो एस्ट्रॉइड है उसके बीच में ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन जनरेटेड होने के बाद उसमें आग पकड़ लेता है। जब आग पकड़ लेता है तो जल के खत्म हो जाता है और हमारा अर्थ एकदम प्रोटेक्ट रहता है। समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फ्रिक्शन। ईयर और एस्ट्रॉइड के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिससे आग पकड़ लेता है, ठीक। ये होगा आपका इंपॉर्टेंट घर्षण के फायदे, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। पहला क्या, इनेबल्स मूवमेंट, आप आपको चलने के लिए सक्षम बनाते हैं। अलाउ ग्रिपिंग, पकड़ने में मदद करते हैं। इसेंशियल फॉर व्हीकल, वाहनों के लिए बहुत
यूजफुल होता है। हीट जनरेशन, गर्मी उत्पन्न करने में सहायक होता है। एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन, वायुमंडल को, अपने अर्थ सरफेस को सुरक्षा प्रदान करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेजेस। जैसे एडवांटेजेस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, एडवांटेजेस डन हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। नुकसान क्या है? अब नुकसान में अपन देखेंगे तो पहला नुकसान है अपोज मोशन, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज तेजी से चलना चाह रहा है उसको फ्रिक्शन रोकने का काम करता है। जैसे अभी प्रीवियस डायग्राम में देखे थे, ठीक है, बॉडी इधर अपना मोशन करना, टेंस टू मोशन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में गति करना चाह रहा है, बट फ्रिक्शन उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। यानी कि जितने अमाउंट ऑफ, जितने मैग्नीट्यूड फोर्स से उसको, जितने वेलोसिटी से उसको चलना था, जितना वेलोसिटी से उसको चलना था, उतना वेलोसिटी से ना चलकर थोड़ा सा वेलोसिटी कम हो जाता है ड्यू टू मेन कॉजेस क्या था? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। इसलिए पहला पॉइंट है अपोज द मोशन, गति का विरोध करता है। गति का क्या करता है? गति का विरोध करता है, ठीक। कॉजेस वेयर एंड टियर, फ्रिक्शन के कारण बहुत नुकसान होता है। कि वेयर एंड टियर ज्यादातर नुकसान होता है मशीन के पार्ट्स में, ठीक है। जो मशीन बनता है ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्ट से मिलकर बना रहता है, ठीक है, सो मेनी नंबर ऑफ पार्ट से मिलकर बना रहता है। तो एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ में कांटेक्ट होता है। जब कांटेक्ट होता है तो दोनों में रिलेटिव मोशन आता है। जब रिलेटिव मोशन होता है तो हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट इतना अमाउंट में हो जाता है कि वहां से टूटना चालू हो जाता है, क्रैक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेन कॉजेस होता है फ्रिक्शन के कारण वेयर एंड टियर होता है, ठीक है, मतलब खराबी आ जाता है, टूटना फूटना हो जाता है। इसलिए घिसाव और टूटन का कारण होता है, ठीक है। घिसाव मतलब फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगा, क्रैक आ जाएगा, मतलब टूट जाएगा, ठीक है। फिर आता है जनरेट अनवांटेड हीट, ठीक है। अपने को अगर कहीं पे हीट नहीं चाहिए तो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होता है, ठीक। अवांछनीय ऊष्मा उत्पन्न करता है, जो कि हमारे लिए एक नुकसान है। जैसे हाथ रगड़ने से ठंडी में फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट होता है वो फायदेमंद है, बट मशीन में जब दो पार्ट्स आपस में घिसते हैं, ठीक है, जब आपस में कांटेक्ट में रह के घिसते हैं तो उसमें फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। वो अपने लिए क्या है? नुकसानदायक होता है, ओके। नेक्स्ट है रिड्यूस एफिशिएंसी, जिस कारण उसकी दक्षता कम हो जाती है, ठीक है। जितना मेरे को पावर चाहिए था, आउटपुट में जितना पावर चाहिए होगा उतना पावर ना मिलकर सम अमाउंट ऑफ पावर फ्रिक्शन में लॉसेस हो जाता है, जिससे आउटपुट में मेरे को पावर कम मिलता है। आप इनपुट में जितना पावर देंगे उतना पावर कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ पावर लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। नेक्स्ट इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन, ठीक है, जिस कारण अपने को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा उस मशीन में, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण कुछ एनर्जी का लॉसेस भी होता है। पावर का लॉसेस तो होता है, उसके साथ साथ एनर्जी का लॉसेस होता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण भी उसमें कुछ एनर्जी लेगा ना अपना काम करने के लिए। दो दो चीज जब घिसेगा, देखो दो चीज जब फ्रीली चलेगा तब एनर्जी कम लगेगा। अब जब घिसेगा तो उसमें ज्यादा पावर प्रोवाइड, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसलिए एनर्जी का लॉसेस हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है, ठीक है। जितना अपने को ऊर्जा देना चाहिए तो उससे ज्यादा ऊर्जा प्रोवाइड करना पड़ेगा मशीन में चलाने के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है उसको डिफाइन कर, उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी लिखो पॉइंट टू पॉइंट, ठीक। तो आप जैसे इसमें पॉइंट में समझाया गया है आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, ठीक। जैसे जैसे मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, जितना लिखा है आप उतना लिखिए, ना कुछ एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, ना अपने से कुछ लिखना पड़ेगा। आपको 100 में 100% मार्क्स मिल जाएगा अगर आप सही तरीके से मेरा नोट्स को प्रॉपरली आप उसको स्टडी किए, ठीक है, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। इन जनरल अपने बुक में फ्रिक्शन का तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड है लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड है काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन आता है, उसको समझेंगे कैसे, ठीक है। तो पहला क्या आ जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स फ्रिक्शन। मेनली कितने टाइप फ्रिक्शन में बांटा गया अपने सिलेबस में? देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी में 2 फ्रिक्शन को इंक्लूड कर दिए हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, सर्फी और लोटनिंग घर्षण। स्टैटिक फ्रिक्शन समझते, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? मतलब इसमें दो बॉडी कांटेक्ट में है
बट एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी रिलेटिव मोशन में नहीं है, यानी कि मोशन में नहीं है। जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है और दोनों बॉडी रेस्ट में, मान लो नीचे का सरफेस फिक्स है, ठीक है, मान लीजिए नीचे, मैं समझाऊंगा डायग्राम से भी, पहले समझ लीजिए। मान लो नीचे का सरफेस क्या है, फिक्स है, और ऊपर में एक बॉक्स रखा है, एक बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, और वो भी रेस्ट में, मोशन में नहीं है। अब मैं उसमें मोशन में लाने के लिए उसमें क्या कर रहा हूँ, मोशन में लाने के लिए उसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, बट फोर्स में इतना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ कि बॉडी फिर भी रेस्ट में है, बॉडी में कोई गति नहीं आ रहा है। फिर से समझो, मान लीजिए एक सरफेस है, सरफेस फिक्स है, एक सरफेस है और उसके ऊपर दूसरा बॉडी रखा हुआ है, तो दोनों बॉडी कांटेक्ट में आ गए हैं और मेरे को बॉडी में मोशन लाने के लिए उस बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ रहा है, बट उतने अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने के बावजूद भी बॉडी रेस्ट में है, बॉडी में कोई मोशन नहीं है। क्यों? बिकॉज ड्यू टू ऑफ फ्रिक्शन। आप जितना फोर्स लगा रहे हो उतना फ्रिक्शन भी अपना फोर्स लगा रहे हैं। आप इधर जितना फोर्स लगा खींचोगे उतना फोर्स फ्रिक्शन लगा रहा है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन फिर समझाते हैं। पहले थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं। ओके, मान लो एक सरफेस है, ठीक, इसके ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। इस ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो बॉडी है, बॉडी किस में है, रेस्ट में है। ध्यान से समझिएगा, ये बॉडी किस में है, रेस्ट में है, और नीचे वाला सरफेस भी किस में, ये भी रेस्ट में है। ये अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, बॉडी 1 एंड बॉडी 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इसमें मैं क्या अप्लाई किया हूँ, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हूँ, ठीक है, अप्लाइड फोर्स लिख देता हूँ, अप्लाइड फोर्स। ओके, जब इसमें फोर्स का अप्लाई किया, दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है, तो जो सरफेस फिक्स है वो अपने दूसरे बॉडी के ऊपर एक अपोजिट साइड में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अपोजिट साइड में क्या लगा रहा है, अपोजिट साइड में एक फोर्स लग रहा है, अपोजिट साइड में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसी को क्या नाम दिया गया, फ्रिक्शनल फोर्स। इसको फ्रिक्शनल फोर्स नाम दिया गया, ठीक है, बट फिर भी इस बॉडी में कोई भी मोशन नहीं आ रहा है, बॉडी किसमें, बॉडी फिर भी रेस्ट कंडीशन में है, बॉडी किसमें, रेस्ट कंडीशन में। ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है जब अपन, और इसको डिनोट करते हैं एफ से, ये क्यों हो रहा है, जब अपन अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो जो अप्लाइड फोर्स है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल हो जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लेस देन इक्वल किससे हो रहा है, एफ से, ठीक है, क्योंकि जब तक मेरा एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा नहीं होगा, मेरा खिंचाव बल, मेरा बाहरी बल फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तब तक बॉडी मोशन में नहीं आएगा, ठीक है, तब तक बॉडी मोशन में नहीं आएगा। अब आप लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर मैं जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा उससे अधिक अगर फ्रिक्शनल फोर्स हो जाए तो क्या बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन, ऑपोजिट मूव करेगा? बेटा ऐसा कतई नहीं होता है। फ्रिक्शन फोर्स का इतना ताकत नहीं होता है, फ्रिक्शन फोर्स का इतना औकात ही नहीं है कि वो बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करा दे, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का इतना औकात ही नहीं है कि वो बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करा दे, बिकॉज फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो एडजस्टिंग फोर्स होता है, वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं,
ठीक है, वो अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए, सपोज मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ये मान लो बॉडी है, इसके ऊपर एक दूसरा बॉडी रखा हुआ है। ठीक है, और इधर से मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दे रहा हूं और ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग गया है। ओके, ये आपका एफ और ये एफ आर। ठीक है, ये बॉडी 1, ये बॉडी 2। ठीक है, ये फिक्स है मान लो। आप सपोज मान लीजिए फ्रिक्शन जो फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये मैक्सिमम 10 न्यूटन तक लगा सकता है। कितना, इसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू मान लो 10 न्यूटन। और मैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं मान लो वो है 6 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन है, फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है। यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एफ से ज्यादा दिख रहा है, सॉरी, जो फ्रिक्शनल फोर्स है फिलहाल इस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स एफ से ज्यादा दिख रहा है। यानी कि ये 10 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है। ठीक है, तो ये जो मैं राइटर में लिखा हूं एक कतई सीने गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्टिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स को देख के वो अपना काम करता है। अगर मेरे मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन आई नो, बट ये कितना लगा रहा है, F6 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, F6 न्यूटन लगा रहा है, तो मैं भी कितना लगाऊंगा, मैं भी 6 न्यूटन लगाऊंगा। मैं 6 न्यूटन से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। ठीक है, 6 न्यूटन से ज्यादा मैं नहीं लगाऊंगा। इसलिए जितना एक्सटर्नल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना होता है। बट अगर ये 10 न्यूटन हो जाएगा तो ये भी 10 न्यूटन लगाएगा। बट जब ये 11 न्यूटन हो जाएगा तो ये 11 न्यूटन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम लिमिट 10 न्यूटन है। ठीक है, इसको समझेंगे फर्दर लिमिटिंग फ्रिक्शन में। अब जो नेक्स्ट फ्रिक्शन है उसमें समझेंगे इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन में। ठीक, चलिए, स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ जाए। ठीक है, बस आपको इतना समझना है। ठीक है, इतना समझना है। अब इसके फॉर्मूला हम लोग आगे फॉर्मूला भी देखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ। ठीक है, स्टैटिक में लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए एफ आर को हम लोग एफ एस से डिनोट करते हैं। चलो, जो एफ आर है जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में इसको एफ एस से डिनोट करते हैं, एफ एस। ठीक है, तो यहां भी एफ एस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एफ एस। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का आगे जाकर हम फॉर्मूला लिखेंगे, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अभी मत समझो, अभी बस फॉर्मूला देख लो क्या है। हम लोग आगे जाके इस फॉर्मूला के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। किसका, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जहाँ पे एफ एस है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड एन है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडी। ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन था। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ध्यान से देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दिया था कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के पास मैक्सिमम 10 न्यूटन है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को, उसे 10 न्यूटन को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। उसे 10 न्यूटन को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन फोर्स के पास जितना भी मैग्नीट्यूड का फोर्स है सारा फोर्स लगा देते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के पास जितना मैग्नीट्यूड था, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स था। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना था, 10 न्यूटन था मैक्सिमम। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब वो स्टैटिक फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम पूरा झोंक देगा, उस बॉडी को रोकने के लिए पूरा झोंक देगा। ठीक है, पूरा झोंकने के बाद, पूरा फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी रेस्ट में आएगा। पूरा फोर्स लगाने के बाद, ठीक है, पूरा फोर्स। अब उसके बाद अगर पिद्दू सा हम लोग बाहर से कुछ फोर्स लगा दे उसको खींचने के लिए, तो बॉडी क्या तुरंत मोशन में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इतना फोर्स लगाएगा
लिमिटिंग फ्रैक्शन में स्टैटिक फ्रैक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपना पूरा फोर्स लगा देगा, उसके बाद उसके पास कोई औकात नहीं है कि 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगा दिए। यानी कि उसके बाद मैं अगर अप्लाइड फोर्स 11 न्यूटन लगा दूंगा तो बॉडी मोशन में आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मान लीजिए सपोज बॉडी है, मान लीजिए सपोज ये बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर एक दूसरी बॉडी स्टे कर रही है, ओके। मान लीजिए मैं बाहर से फोर्स अप्लाई किया हूं, बाहर से फोर्स अप्लाई किया हूं 10 न्यूटन। पहले तो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, पहले तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। कौन सा फोर्स आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ है, यानी कि एफ एस मैक्स हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। और इधर में अप्लाइड फोर्स लगाया एफ, ठीक है। नीचे वाला बॉडी क्या है, रेस्ट में है, ये आपका बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, ओके। तो इस कंडीशन में आपका एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एफ के बराबर हो जाएगा। अभी समझा रहा हूं, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। यानी कि ये अगर 10 न्यूटन लगा रहा है, यानी कि ये अगर 10 न्यूटन लगा रहा है तो ये भी 10 न्यूटन लगाएगा। मैं अगर बाहर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, बाहर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फोर्स को देख के अपने को एडजस्ट करता है। आप जितना न्यूटन फोर्स लगाओगे, आप 1 न्यूटन लगाओगे तो मैं भी 1 न्यूटन लगाऊंगा, ओके। सपोज मान लीजिए आप 2 न्यूटन लगा दिए फोर्स तो मैं भी 2 न्यूटन लगाऊंगा। आप 5 न्यूटन लगा दिए फोर्स, मैं भी 5 न्यूटन लगाऊंगा। आप 8 न्यूटन लगाए फोर्स, मैं भी 8 न्यूटन लगाऊंगा। आप 10 न्यूटन फोर्स लगाए तो मैं भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। आप 11 न्यूटन का लगाए तो मैं भी 11 न्यूटन का नहीं लगा सकता, बिकॉज मेरा मैक्सिमम वैल्यू है 10 न्यूटन, ठीक है। यानी कि ये अगर 10 न्यूटन लगा दिया फोर्स तो ये भी 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये अपना पूरा फोर्स झोंक दिया है, इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोला जाता है। इसके बाद अगर पिद्दू सा फोर्स भी इसमें क्यों, इसमें 10.1 न्यूटन का फोर्स भी क्यों ना अप्लाई कर दो तो बॉडी किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। आपसे कोई मैटर नहीं करता है आप कितना इस फोर्स लगा रहे हो, थोड़ा सा पिद्दू सा फोर्स भी क्यों ना लगा दियो, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स क्यों ना लगा दियो, बॉडी मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में फिर काइनेटिक मोशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप्स उसमें आएगा। तो रिटर्न में देखते हैं क्या लिखा है, देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट अकर्स जस्ट बिफोर एन ऑब्जेक्ट बिंग टू मूव, ठीक है। जस्ट आपका ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट ही कर दे, ठीक है, उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। इसके बाद अगर थोड़ा सा भी आप ऑब्जेक्ट को क्यों ना थोड़ा सा भी हिला डुला दिया तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। इट्स द पॉइंट्स वेयर द स्टैटिक फ्रिक्शन कैन नो लॉन्गर काउंटरएक्ट द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इसके बाद आपका फ्रिक्शनल फोर्स में उतना ताकत नहीं है कि उसको रोक के रखे, उस बॉडी को रोक के रखे, ठीक है। एंड एनी एनी एडिशनल फोर्स नो मैटर हाउ स्मॉल विल कॉजेस ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। इसके बाद आप थोड़ा सा फोर्स एडिशनल क्यों ना करें, हाउ मैटर कितना भी सम अमाउंट ना क्यों ना हो, बॉडी मोशन में आ जाएगा, बॉडी मोशन में आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये बॉडी 1 हो गया।
बॉडी 2 हो गया और ये नेक्स्ट बॉडी, ये दूसरा बॉडी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। अब ये तो बहुत सिंपल है। जो स्टैटिक में क्या था, जब दोनों बॉडी आपस में रेस्ट में है, फोर्स लगाने के बावजूद भी बॉडी रेस्ट में रहेगा, बॉडी में मोशन नहीं आएगा, बिकॉज जो आपका फ्रैक्शनल फोर्स है और आप जितना फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, फ्रैक्शनल फोर्स के कंपैरिजन में आपका फोर्स बहुत पिद्दू सा फोर्स है। फ्रैक्शनल फोर्स के पास 10 न्यूटन का फोर्स था, बट आप तो 10 न्यूटन लगाए नहीं हो, आप 10 न्यूटन से कम लगाए, इसलिए आपके फोर्स के कारण बॉडी में कोई मोशन नहीं आया। ठीक। और लिमिटिंग में क्या देखे थे, जो फ्रैक्शनल फोर्स का अधिकतम मान है, जैसे 10 न्यूटन, 10 न्यूटन पूरा झोंक दिया, ठीक है, और ये भी 10 न्यूटन लगाया, तो बॉडी फिर भी इक्विलिब्रियम में, बॉडी में फिर भी मोशन नहीं आ रहा है। इसके बाद अगर थोड़ा सा पिद्दू सा फोर्स क्यों लगा दिया, बॉडी में मोशन आ जाएगा, बॉडी स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर देगा, बॉडी रोलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, उसी को बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में है और दोनों में रिलेटिव मोशन है, ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है और दोनों बॉडी रेस्ट में है, बट मैं इतना अप्लाइड ऑफ फोर्स लगाऊंगा, इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाऊंगा कि बॉडी मोशन में आ जाए, तो उसी को बोलते हैं काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। बिकॉज आपके पास 10 न्यूटन फोर्स है, अब 10 न्यूटन फोर्स ही लगा सकते हो, उसके सिवा ज़्यादा नहीं लगा सकते हो, ठीक है। बॉडी यानी कि गति में आना, फोर्स लगाने के बाद बॉडी में मूवमेंट आना, बॉडी में एक्सेलरेशन आना, ठीक है, बॉडी का स्पीड डिक्रीज होना, इंक्रीज होना, उसी को बोलते हैं काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, चलिए देखते हैं अब क्या है। अब बॉडी में मोशन आ जाएगा, अब क्या है, बॉडी में मोशन आ जाएगा। मान लो ये आपका बॉडी है, इसके ऊपर दूसरा बॉडी खड़ा कर देते हैं, ये मान लो आपका बॉडी है, इसके ऊपर दूसरा बॉडी खड़ा कर देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर एक दूसरा बॉडी खड़ा कर दिया। अब मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर दिया, और ऑपोजिट साइड में जो फोर्स लगा, ऑपोजिट साइड में मान लो फ्रिक्शनल फोर्स लगा, ठीक, ये अप्लाइड फोर्स हो गया। एफ, और ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, इसको एफ के से डिनोट करते हैं क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है। ये बॉडी 1 है ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है। मान लो बॉडी 2 फिक्स है, इसको फिक्स कर दो, ठीक है। अब मैं इतना अमाउंट ऑफ फोर्स इसमें लगाया, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स में लगा कि बॉडी मोशन में आ गया, बॉडी किस में आ गया, बॉडी मोशन में आ जाएगा। यानी कि जब बॉडी मोशन में आता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आपका काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स बोला जाता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स में उतना ताकत नहीं, उतना औकात नहीं है कि बॉडी को रोक के रखें, ठीक है। पिछले दोनों में बॉडी मोशन में ही था, बॉडी रेस्ट में था, ठीक है। इसमें भी स्टिल बॉडी इन रेस्ट, इसमें भी बॉडी रेस्ट में है, इसमें बॉडी रेस्ट में है, इसमें बॉडी मोशन में आ गया है, ठीक। चलिए देखते हैं रिटर्न में क्या लिखा है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो नोन एज डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स, ऑल्सो नोन एज डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि अभी बॉडी मोशन में आ गया, बॉडी एक दूसरे के रिलेटिव में स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेस दैट आर इन मोशन रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स दोनों सरफेस के लगने के बावजूद भी दोनों बॉडी में एक रिलेटिव मोशन अराइज हो गया है, इट अपोज द ऑनगोइंग मोशन, ठीक है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो बॉडी मोशन में उसको अपोजिट साइड में लगेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज जनरली, मैग्नीट्यूड काइनेटिक फ्रिक्शन जनरली लेस देन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का मान स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। जिसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, वो बॉडी उतना रेस्ट में होगा, यानी कि उसका स्पीड उतना कम होगा। जैसे हम लोग अपन क्या 3 पॉइंट देखे थे,
पहला क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। सेकेंड क्या देखे थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और थर्ड क्या देखे थे, थर्ड देखे थे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब अपन क्या बोले थे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी कि बॉडी को रोकने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी कि बॉडी को रोकने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें इसमें स्टैटिक में थोड़ा सा रॉन्ग बताया गया है, ये तो ज़्यादा होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक से हो गया, ये ग्रेटर होना चाहिए, जब ज़्यादा होगा तभी ना उसको रोक के रखेगा फ्रिक्शनल फोर्स। और इस कंडीशन में आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन वो कम होगा एफ से, इस कंडीशन में कम होगा किससे, एफ से, ठीक। यानी कि पीछे कंडीशन में अगर हम लोग फॉर्मूला देखें, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला देखें तो एफ एस मैक्स बराबर म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। इसका फॉर्मूला देखें, एफ के बराबर म्यू के इंटू एन, ठीक। आगे जाके हम लोग इसको ड्राइव करेंगे फॉर्मूला। तो इसमें देखिए, अब देखिए बॉडी में मोशन में लाने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन जितना फ्रिक्शन फोर्स कम होगा उतना बॉडी अप्लाइड फोर्स इजीली मूव हो जाएगा। यानी कि मान लो एफ, इसमें भी 10 न्यूटन है, इसमें भी एफ 10 न्यूटन है, इसमें भी एफ 10 न्यूटन है, एफ 10 न्यूटन है, ठीक है। अब आपको इसको रोकना है, क्या है, आप बॉडी को स्टैटिक में रखना है, रोकना है। यानी कि इसको भी कितना लगाना पड़ेगा, इसको भी 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा, मतलब पूरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। जितना भी है इसको भी क्या लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या, इसको क्या लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा। मान लो एफ आर भी क्या कितना हो जाएगा, एफ आर भी 10 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये लिमिटिंग फ्रैक्शन है, लिमिटिंग फ्रैक्शन जस्ट मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये अपना मैक्सिमम फोर्स लगा देगा, मैक्सिमम फोर्स लगा देगा, मैक्सिमम। और इसमें क्या है, ये कम रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा तब ना बॉडी मोशन में कम रहेगा। कुल मिला के मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, कुल मिला के, ठीक है, कुल मिला के ये मान लो है आपका एफ एस, एफ लिमिटिंग और एफ काइनेटिक। तो इसमें आपका एफ एस सबसे ज़्यादा होता है, फिर एफ लिमिटिंग होता है, फिर एफ काइनेटिक होता है। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स उतना बॉडी का मोशन कम या बॉडी रेस्ट में, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी रेस्ट में रहता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा रहता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन में उससे थोड़ा कम रहता है फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि बॉडी जस्ट मोशन में आ जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन में आपका अप्लाइड फ्रिक्शन के कंपेरिजन में फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम आता है, इसलिए बॉडी मोशन में आ जाता है, ठीक है। चलिए ये था आपका टाइप्स। अब इसी का जो सब टाइप है काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स में, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। इट इज नथिंग बट स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स में मतलब बॉडी स्लाइड हो रहा है, बॉडी में मोशन आ रहा है, इसलिए किसका काइनेटिक का टाइप है। और रोलिंग में भी बॉडी में क्या आ रहा है, रोलिंग आ रहा है, यानी कि ये काइनेटिक टाइप है। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप बताइए स्लाइडिंग के कंडीशन में और रोलिंग के कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स का मान किस में ज्यादा होगा। स्लाइडिंग के कंडीशन में और रोलिंग के कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स का मान किस में ज़्यादा होगा, सर स्लाइडिंग में ज़्यादा होगा। क्योंकि कोई बॉडी रोलिंग के कंपैरिजन में स्लाइडिंग करना थोड़ा ज़्यादा टफ है, ठीक है। यानी कि स्लाइडिंग के लिए आपको ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है।
और रोलिंग, अब थोड़ा सा पिद्दू सा भी क्यों धकेलना, देखो बॉडी रोल होते रहेगा, यानी कि रोलिंग की कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल है। जैसे ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लो इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये सब तो आप लोगों को पता है, अभी बता रहे थे ये सब सारा चीज। इधर अप्लाइड फोर्स लगेगा, इधर आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगे, ये सब हम लोग जान चुके हैं, ठीक, ये सब अपन देख चुके हैं। ये आपका एफ हो जाएगा और ये एफ आर हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट होता है, जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट होता है, तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स अराइज करता है, फोर्स एक्ट करता है, फोर्स लगाता है। मान लो इस बॉडी के ऊपर एक दूसरा बॉडी रखा हुआ है, तो नीचे वाला बॉडी ऊपर वाले बॉडी के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि अगर ये बॉडी टू है, ये बॉडी टू है और ये बॉडी वन है, तो बॉडी टू बॉडी वन के ऊपर, बॉडी टू बॉडी वन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, इस फोर्स को बोला जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसी फोर्स को क्या बोला जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये है आपका नॉर्मल या नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एन से। जिसको किससे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। समझ में आ जाएगा, यानी कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। देखो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बना है, यानी कि परपेंडिकुलर है। ओके, देखो रिटर्न में बहुत इजीली लिखा है, व्हेन ए बॉडी इज इन कांटेक्ट विथ सरफेस, ठीक है, बॉडी एक सरफेस के ऊपर कांटेक्ट में है, ठीक है, नीचे वाला क्या है, सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है, और ये क्या बॉडी है, मान लो सरफेस फिक्स है, ठीक है। जब कांटेक्ट में रहता है, कांटेक्ट विथ सरफेस, द सरफेस exerts फोर्स ऑन द बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कांटेक्ट, ठीक है। जब एक सरफेस के ऊपर दूसरा बॉडी रखा हुआ है, तो सरफेस उस बॉडी के ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स जो रहता है परपेंडिकुलर रहेगा। इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, इस फोर्स इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जिसको एन से डिनोट करता है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत इजी है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक तो डायमेंशनलेस होता है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्शन डिवाइड बाय फोर्स होता है। द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between two bodies and the normal reaction pressing them together represented the coefficient of friction क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टिकनेस को रिप्रेजेंट करता है, कि स्टिकनेस को बताता है, ठीक है, यानी कि कितना ज़्यादा फ्रिक्शन है, कितना कम फ्रिक्शन है। जितना ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, उतना ज़्यादा आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक, अपोजिंग फोर्स ज़्यादा होगा। या फिर रेजिस्टिंग टू स्लाइडिंग बिटवीन द सर्फेस एंड कॉन्टैक्ट बताता है, यानी कि जितना ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक, उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स फॉर्मूला में क्या बता रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स COE, कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन,
यानी कि इसको डिनोट करते हैं म्यू से, म्यू बराबर एफ आर टू द एन। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, और ये क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। ठीक, जितना ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन होगा, म्यू का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, एफ आर का वैल्यू भी उतना ज़्यादा होगा। अगर म्यू का वैल्यू कम है, एफ आर का वैल्यू भी कम है, यानी कि फ्रिक्शन कम है, यानी कि फ्रिक्शन कम है। ठीक है, इधर भी रिटर्न में सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गणितीय रूप में कैसे, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो घर्षण गुणांक, घर्षण बल अभिलंब बल, नॉर्मल रिएक्शन के अभिलंब प्रतिक्रिया, दिस इज द फॉर्मूला, जहाँ पे म्यू क्या है सारा चीज बताया गया है। म्यू क्या है, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस। एफ आर क्या है, द फ्रिक्शनल फोर्स, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, सारा चीज में लिखा हो, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है जैसे आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, समझिए, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है एंड नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे था ऑब्जेक्ट, इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था। फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो उसी रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में बनने वाला कोण को बोलते हैं घर्षण कोण, यानी कि फ्रिक्शन एंगल। फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, देखिए समझिए। सपोज मान लीजिए एक बॉडी है, इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ओके, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, अब ये दोनों का एक क्या हो जाएगा, दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स, यहां से दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स निकलता है, दोनों का क्या है, एक रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा। ठीक, तो इसको यहां से जोड़ते हैं, ये क्या है, ये है रिजल्टेंट फोर्स। तो क्या बताए कोई, फ्रिक्शन कोण क्या बताता है, फ्रिक्शनल फोर्स, ध्यान से समझिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन से, ये दोनों कंपोनेंट फोर्स है, इस दोनों फोर्स से एक रिजल्टेंट फोर्स बना है। तो रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में बनने वाला एंगल को, रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में बनने वाला एंगल को क्या बोलते हैं, बनने वाला एंगल को आपका फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। ठीक है, बनने वाले एंगल को क्या कहा जाएगा, बनने वाले एंगल को आपका फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण कोण कहा जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण कोण कहा जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फिर घर्षण कोण कहा जाएगा। ठीक है, इसको सॉरी, इसको किससे डिनोट करेंगे, इसको थीटा से डिनोट करते हैं, इसको थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जहां वेयर एन नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया, एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स,
and are resultant of normal force and frictional force, and theta is equal to फ्रिक्शनल एंगल। ठीक, इसका एक डेरिवेशन है, अभी समझाते हैं। ठीक, इधर भी डायग्राम बना हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, इसका छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, इसमें भी देखो वही सब चीज़ बना हुआ है। एक है फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लिख दिया, इसको मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ना लिख के इसको अपन करते हैं आर लिखते हैं। एफ आर, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ये रिजल्टेंट फोर्स है, उसके बीच में एंगल वाला कोण को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन एंगल कहा जाता है, उसके बीच वाला एंगल को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन एंगल कहा जाता है। ठीक है, देखिए चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ आर, अगर ये एफ आर है, इस डायरेक्शन में एफ आर लग रहा है, ठीक है, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन में अगर एफ आर लग रहा है, तो इफ एफ आर को मैं ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे लेगा, ये जो डैश लाइन दिख रहा है ये एफ आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो जो डैश लाइन दिख रहा है वो एफ आर हो जाएगा, ये आपका एफ आर। ठीक, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये रेड कलर में जो नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है, ठीक है, रेड कलर में, ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो एन को शिफ्ट करके, एन को शिफ्ट करके इस डायरेक्शन में यहाँ लिया है, एन को शिफ्ट करके। ठीक है, यानी कि कुल मिला के ये एफ आर है और ये एन है। ठीक है, अब मैं इसमें टेन थीटा लगाऊंगा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, टेन थीटा लगाते हैं इसमें, टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और इस पॉइंट को नाम देते हैं सी। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तो इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। यानी कि बी सी अपन ओ बी, बी सी अपन ओ बी, बी सी अपन ओ बी, बी सी अपन ओ बी। बी सी क्या है, एफ आर है, ओ बी क्या है, तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर बी सी क्या है, बी सी इज इक्वल टू एफ आर, और ओ बी क्या है, एन, ओ बी क्या है, एन। ठीक है, यही है आपका क्या, देखो अब क्या देखेंगे इसमें, थीटा क्या होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, जो थीटा होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, सो टेन थीटा बराबर एफ आर अपन एन, एफ आर अपन एन। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो अपने को क्या मिल रहा है रिजल्ट, देखो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो रिजल्ट क्या मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले अपन क्या देखे थे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या देखे थे थोड़ी देर पहले, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू देखे थे। ठीक है, तो म्यू क्या आया था, म्यू आया था, म्यू इज इक्वल टू एफ आर अपन एन। ठीक है, ये अभी, ये मान लो इक्वेशन वन है, क्या है, सपोज मान लीजिए दिस इज द इक्वेशन वन। ठीक है, और अभी हम लोग देखे थे फ्रैक्शन एंगल या एंगल ऑफ फ्रैक्शन, क्या देखे थे, एंगल ऑफ फ्रैक्शन
थीटा। तो थीटा क्या आया था, थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, टेन थीटा बराबर थीटा इज इक्वल टू एफ आर अपन एन, एफ आर अपन एन। यानी कि कुल मिला के देखा जाए, कुल मिला के देखा जाए तो दोनों इक्वेशन डिट्टो सेम दिख रहा है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो एक फाइनल कैलकुलेशन आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, म्यू बराबर एफ आर अपन एन बराबर टेन थीटा बराबर थीटा। ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है। और इस एक्सप्रेशन को कभी ना भूलिएगा, ये 3 स्टार एक्सप्रेशन है, कभी ना भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो ये था एंगल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन एंगल था, इधर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन था, सब इजीली समझ में आ गया। ये पूरा न्यूमेरिकल्स में काम आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को एकदम जहन में बिठा लीजिए। हर एक न्यूमेरिकल्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन के फॉर्मूला के बिना नहीं बनेगा, म्यू इज इक्वल टू एफ आर अपन एन के बिना नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते थे एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज नथिंग बट, मान लीजिए किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, मान लीजिए आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है आपके पास, ठीक है। इस सरफेस को ऊपर नीचे किया जा सकता है, ठीक है। इस सरफेस को क्या ऊपर नीचे किया जा सकता है, मतलब एंगल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस इस बॉडी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिए हैं, एक ऑब्जेक्ट रख दिए हैं, ठीक। अब देखें, ये ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, तो क्या करेंगे, अपन इसको धीरे 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 इंक्लाइन करते जाएंगे, ठीक है। जो सरफेस है, जो नीचे सरफेस था, सरफेस को धीरे धीरे इंक्लाइन करते जाएंगे, ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसा पॉइंट आ गया, हॉरिजॉन्टल से एक ऐसा पॉइंट आया, इस डायरेक्शन से सॉलिड लाइन खींच देते हैं, एक ऐसा पॉइंट आया कि बॉडी नीचे मोशन करने स्टार्ट कर दिया, बॉडी का मोशन, इस डायरेक्शन में बॉडी गति करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस डायरेक्शन में बॉडी क्या करना, बॉडी गति करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो एंगल इसमें क्रिएट होगा, उस एंगल का नाम दे अल्फा, दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि मिनिमम इंक्लिनेशन ऑफ द सरफेस, मिनिमम हॉरिजॉन्टल का उतना मिनिमम इंक्लिनेशन करेंगे कि जिस समय बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइडिंग करने स्टार्ट कर दे, उसी टाइम में जो एंगल बनेगा उस एंगल को क्या बोलेंगे, आपका एंगल ऑफ रिपोज बोला जाएगा। उसी एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिपोज। दैट मीन्स अल्फा क्या आ जाए, अल्फा, अल्फा बराबर एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो इसका भी अगर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है टेन अल्फा बराबर एफ आर अपन एन, इसका भी सेम फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो रिटर्न में लिखा है द एंगल ऑफ रिपोज, द एंगल ऑफ रिपोज known as the critical angle is the minimum angle of inclination
ऑफ ए प्लेन विथ द हॉरिजॉन्टल सच दैट बॉडी प्लेस जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन। ठीक है, जस्ट बॉडी स्लाइड डाउन, बॉडी का मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है, उसी समय जो एंगल क्रिएट होता है उसी एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिपोज बोला जाता है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे लॉ ऑफ फ्रिक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, और एक मास्टर डायग्राम देखेंगे। अभी तक जितना चीज डिस्कशन किया है इसका एक मास्टर डायग्राम देखेंगे जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। देन लॉ ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, देन हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, चाहे नहीं लगा है, आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।